नमस्ते विद्यार्थियों। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? आज की ये कक्षा हमारी केवीएस टीजीटी की तैयारी के लिए होने वाली है। कैसे हम तैयारी करें, प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या रहेगा, पाठ्यक्रम क्या रहेगा और विशेष रूप से पाठ्यक्रम की तैयारी किस ढंग से करें, कैसे अच्छे परिणामों को प्राप्त करें, इस पर रहेगी। एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है ठीक? ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं? चलिए, तो केवीएस टीजीटी 2025 का जो संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है टायर 2 का, तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उस प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या रहेगा, अर्थात कैसा पेपर होगा, किस तरह से होगा, कितने अंकों का होगा, कितने प्रश्न आएंगे, किस तरह के प्रश्न आएंगे, ये सारी चीज़ें डिटेल से जानेंगे। और उस पेपर की तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें, इसके साथ पाठ्यक्रम का विश्लेषण। और क्योंकि इसमें 10 प्रश्न आपको रिटर्न आने वाले हैं जिनको संस्कृत में लिखा जाना है, तो संस्कृत लेखन का अभ्यास कैसे किया जाए, संस्कृत में प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें, इस पर हम विशेष तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले तो जिन्होंने टायर 1 का एग्ज़ाम दे दिया है, अब उन विद्यार्थियों में ये कन्फ्यूज़न होना स्वाभाविक है कि हमें टायर 2 की परीक्षा देने की अनुमति होगी या नहीं होगी, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितने मार्क्स का पेपर जिसका ठीक हुआ है वो टायर 2 का एग्ज़ाम दे सकता है। ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी। तो एक तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो टायर 1 का एग्ज़ाम था उसमें संस्कृत तो बिल्कुल थी ही नहीं। और जनरली ये माना जाता है कि जो संस्कृत के विद्यार्थी होते हैं उनका उनके जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग वगैरह, वो लगभग उतने अच्छे नहीं होते। कुछ अपवादों को छोड़ करके, किसी ने अच्छी तैयारी करी हो तो बात अलग है, लेकिन सामान्यतया ये माना जाता है कि संस्कृत वाले विद्यार्थी रीजनिंग आदि, मैथ आदि या फिर इंग्लिश, बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं जो टायर 1 के एग्जाम में थे, वो ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो जनरली ये माना जाए कि जो प्रश्न आपके उसमें रहे हों तो आप एक पूरी तरह से ये तो कहा नहीं जा सकता कि इतने से ऊपर जिसके मार्क्स होंगे वो टायर 2 का एग्ज़ाम दे पाएगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर किसी ने 40% तक अंक प्राप्त कर लिए हैं, 40 से भी वैसे कम ही, 35 से 40 के बीच अगर किसी के अंक हैं, तो उससे ऊपर वाले सभी, ठीक है, 35 मान लीजिए, टोटल जितने मार्क्स हैं उसमें से अगर आपके 35% भी हैं तो आपको टायर 2 के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, आपको बुलाया जाएगा इसके लिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो टायर 2 के एग्ज़ाम के लिए पद हैं वो हैं 529, और 529 गुना 10 यानी 10 गुना ज़्यादा विद्यार्थियों को इस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, संस्कृत की जो मुख्य परीक्षा होनी है, अर्थात 5290 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। तो लगभग ये मान के चलिए कि 35% से अगर ऊपर हैं, ये 35% आपके हैं, तो आपका फिक्स है कि आपको टायर 2 के इस संस्कृत एग्ज़ाम के लिए बुलाया ही जाएगा, ठीक है। ये एक अनुमान है, हो सकता है कि आंकड़े इससे नीचे चले जाएं, हो सकता है कि जिसके 30% हैं उनको भी बुला लिया जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए, लेकिन ये एक सामान्य अनुमान है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स तो नहीं है।
क्योंकि फिक्स होने के लिए बहुत सारे आंकड़े हमें चाहिए, कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं, कितना उनका स्कोर आया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो पेपर 1 टायर 1 का जो एग्ज़ाम कराया गया वो तो विद्यार्थियों को छांटने के लिए कराया जाता है, मुख्य परीक्षा में उनके नंबरों को नहीं जोड़ा जाता, ठीक है, ये आप सभी जानते ही हैं। चलिए, तो मेरा तो ये मानना है कि परीक्षा की तैयारी आप सभी को ही करनी चाहिए, जिन्होंने टायर 1 का एग्ज़ाम दिया है उनको टायर 2 के एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी ही चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका जानते हैं प्रारूप। ये जो परीक्षा मुख्य होगी संस्कृत की, इसका प्रारूप क्या रहेगा। तो इसमें 60 प्रश्न तो रहेंगे एक एक अंक के, जो बहुविकल्पीय होंगे, जैसे यूजीसी नेट आदि में रहते हैं, एचटेट में रहते हैं, ये बाकी परीक्षाओं में होते हैं जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, ठीक है। एक कोई प्रश्न पूछा, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, और उसमें नीचे आपको 4 विकल्प दे दिए, उनमें से आपने एक विकल्प को चुन लिया, जैसा आप अभी तक करते आए हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुविकल्पीय जो प्रश्न होंगे वो एक एक नंबर के होंगे, जैसे एचटेट आदि में होते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही। इसके बाद इस परीक्षा में 10 प्रश्न होंगे जो रिटन होंगे, जिनको लिखना है आपको, ठीक है, उत्तर लेखन में लिखना है। ये 4-4 अंक के होंगे, क्योंकि 10 प्रश्न 40 नंबर के दिए हुए हैं, तो 10 प्रश्न अगर हैं तो 4-4 अंक के हुए। हो सकता है कि कम ज़्यादा के हों, कुछ प्रश्न ज़्यादा अंकों के हो जाएं, कुछ 2-2 अंक के ही रह जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो तैयारी आपको हर तरीके से करनी पड़ेगी। और सबसे जो विशेष बात है कि ये जो उत्तर लेखन आपको करना है, ये हिंदी भाषा में नहीं करना है, ये आपको संस्कृत में ही करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको विशेष तैयारी करनी पड़ेगी उत्तर लेखन की संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत लेखन आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप इन 10 प्रश्नों को कर पाएंगे। नहीं तो अगर ये 10 प्रश्न नहीं हुए तो आपके 40 नंबर लगभग बेकार हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आप इनमें से कर पाएंगे, नहीं तो ये ठीक हो ही नहीं पाएंगे। और यकीन मानिए कि जिन विद्यार्थियों का संस्कृत में लेखन का अभ्यास बहुत अच्छा है, उनके लिए ये जो फिक्स है, मतलब उनका सिलेक्शन बिल्कुल फिक्स मान के चलिए, जिनकी अच्छी गति है संस्कृत लिखने में, ठीक है। क्योंकि प्रायः संस्कृत के विद्यार्थियों में ऐसा बहुत्र देखने को मिलता है कि वो प्रश्नों को कर लेते हैं, बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं उनको तो कर लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न संस्कृत में लिखने होते हैं, तब वो नहीं लिख पाते प्रायः, ठीक है, ये समस्या रहती है। जो पारंपरिक रूप से या गुरुकुलीय पद्धति से पढ़े हुए विद्यार्थी होते हैं, वो तो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, वो तो कर लेते हैं। लेकिन जो सामान्य विद्यार्थी हैं, जिन्होंने कॉलेजों से पढ़ाई की है, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेसर आदि या फिर विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम इस तरीके से नहीं होता कि वहाँ पर एक विशेष प्रशिक्षण इसका दिया जाए कि संस्कृत में कैसे लिखते हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में जब हम एमए की या ग्रेजुएशन की परीक्षाएं भी देते हैं, तो उनमें हम हिंदी में ही लिखते हैं, कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़ करके, ठीक है। तो इतना अच्छा अभ्यास हमारा संस्कृत में उत्तर लिखने का नहीं हो पाता, तो ये अभ्यास आपको करना पड़ेगा अगर आपको ये एग्जाम देना है तो। इस तरह से कुल अंक इसमें 100 रहेंगे, 40 अंक मिलेंगे रिटर्न एग्जाम के, जो 10 प्रश्न होंगे रिटर्न, और 60 अंक आपको मिलेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के, जो 60 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो 60 प्लस 10, ये 70 प्रश्न हो गए, और 70 प्रश्नों के लिए कुल अंक हो गए 100। इसके लिए आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे में आपको ये पेपर करना है। जो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, ये 60 प्रश्नों पे लागू होगी इस पे, ठीक है। जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनमें अगर आपने एक प्रश्न ठीक कर दिया और 4 प्रश्न आपके गलत हो गए, मतलब 0, कुछ नहीं। नहीं, आज पीवाई क्यूज की क्लास नहीं है, यही क्लास है आज, ठीक है। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे नेगेटिव मार्किंग पे। तो एक एक नंबर का प्रश्न है, सभी जो 60 प्रश्न है 60 नंबर के हैं। इनमें अगर आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो आपके 0.25 नंबर माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आपने 40 प्रश्न सही करे हैं तो 40 प्रश्नों के 40 नंबर जुड़ गए, और उसमें से आपने मान के चलिए कि 12 प्रश्न आपके गलत हो गए, तो इन 12 प्रश्नों पर आपके कितने नंबर कट जाएंगे, 4 तिया 12, 3 नंबर। तो 3 नंबर कट के तो आपके कितने रह जाएंगे, 37, ठीक है।
अगर आप 40 ठीक करते हैं और 12 आपके गलत हो जाते हैं तो फिर आपने 37 नंबर की, यानी 3 नंबर आपके कट गए इस तरह से। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पर आपको लग रहा है कि यहां पर तुक्का ठीक हो सकता है या दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को आप पहचान पा रहे हैं कि ये ठीक है, तो वहां पर तो तुक्का लगाना ठीक है। अन्यथा अगर आपको बिल्कुल नहीं पता किसी प्रश्न के बारे में कि इसका क्या उत्तर हो सकता है, तो उस प्रश्न को छोड़ देना बेहतर होगा। ठीक है। अब देखते हैं कि जो केवीएस का मुख्य एग्जाम होगा आपका संस्कृत का, उसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना पाठ्यक्रम देखना चाहिए। पाठ्यक्रम का विश्लेषण हम इस कक्षा में भी करेंगे, इस वीडियो में भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम का अवलोकन करके आप देखेंगे कि हमें क्या क्या पाठ्यक्रम लगा हुआ है। व्याकरण का कितना भाग पढ़ना है, साहित्य में क्या क्या पढ़ना है। साहित्य में भी दो तरह के ग्रंथ आपको लगे हुए होंगे, एक गद्यांश और एक काव्यांश। तो काव्यांश में जो श्लोकों वाले काव्य हैं, नाटक आदि हैं, महाकाव्य हैं, उनको पढ़ना होगा। और गद्यांश में जो गद्य काव्य हैं, सुखनासोपदेश आदि, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके साथ ही आपको अनुवाद आदि का अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी प्रश्न आएंगे। व्याकरण से काफी अच्छे प्रश्न इसमें आएंगे। ठीक है। जब आप पाठ्यक्रम का अवलोकन करेंगे तो उस समय आपको ध्यान रखना होगा कि आपने कितना पाठ्यक्रम पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी परीक्षा का पाठ्यक्रम देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरा पाठ्यक्रम आपके लिए बिल्कुल नया हो। नहीं, जरूरी नहीं है। मान के चलिए कि आप किसी और दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, यूजीसी नेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पहले आपने कुछ ग्रंथ, कुछ संस्कृत की पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसका रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप इस पाठ्यक्रम में से वे पुस्तकें पढ़ना आरंभ करना जो आपने पहले नहीं पढ़ी हैं कभी भी। ठीक है। उसके बाद फिर बाकी सारे पाठ्यक्रम का एक बार रिवीजन करके, बार फिर से दोबारा से पढ़ के तब उसको तैयार करना है। ठीक है। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको आप अलग लिख सकते हैं पेज पर। जब आपको पहली बार पढ़ना है यहाँ पर, ऐसे पाठ्यक्रम को आप अलग रख सकते हैं। ठीक है। जैसे इसमें प्रतिमा नाटकम आदि लगा हुआ है, तो प्रतिमा नाटक प्रायः किसी विश्वविद्यालय आदि के पाठ्यक्रम में प्रायः नहीं होते, कहीं कहीं होते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं होते। तो इस तरह के जो नाटक आदि हैं वो आपको यहाँ पर पहली बार पढ़ने को मिलेंगे, तो उनको पहले पढ़ लेना है। पिछले प्रश्न पत्र, पहले जब भी इनका एग्जाम हुआ था, उन प्रश्न पत्रों का अवलोकन करके आपको ये देखना है कि जो प्रश्न आ रहे हैं वो किस स्तर के हैं, किस तरीके से बनाए गए हैं। क्योंकि जब आप प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे, पिछले प्रश्नों को देखेंगे, उसके आधार पर भी ये तय हो पाएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, तैयारी आपको कैसे करनी है। ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आपने व्याकरण तो खूब पढ़ लिया अच्छी तरह से, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाने हैं। ठीक है। विशेष रूप से रिटर्न एग्जाम जो होगा आपका, ये 10 प्रश्न जो आएंगे रिटर्न, वो किस तरह से पूछे जाएंगे, कितने बड़े होंगे, वो सारी चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपका पढ़ा हुआ बेकार चला जाएगा। ठीक है। परीक्षा में क्या होता है कि हम पढ़ते हैं धारा प्रवाह रूप में, एक तरफ से मतलब पुस्तक शुरू की और अंत तक पढ़ लिया, लेकिन प्रश्नों से परिचय न होने के कारण हम उस तरह से नहीं समझ पाते विषय को जिस तरह से हमें समझना चाहिए प्रश्नों के अनुकूल। ठीक है। तो इसमें प्रयास करें कि मूल पुस्तकों का ही अध्ययन करें, जो मूल पुस्तकें लगी हुई हैं, नाटक आदि, काव्यांश आदि, गद्य भाग आदि, या व्याकरण जो भी है, मूल पुस्तकों से अध्ययन करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर हम किसी एक छोटी सी ऐसी पुस्तक से अध्ययन करते हैं जो स्पेशली केवीएस आदि के लिए, इनके लिए बनी है, तो उससे फिर हम अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। वो सिर्फ रिवीजन के लिए होती हैं जो पुस्तकें बाजार में उपलब्ध होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि उनमें संक्षिप्त रूप में सारे तथ्य दिए होते हैं। ठीक है। सारे कंसेप्ट दिए होते हैं, और हमें विस्तार से पढ़ना है, जिसमें हमें 10 प्रश्नों को लिखित भी करना है। तो आपको मूल पुस्तकों के अध्ययन की ही सलाह मैं दूंगा, मूल पुस्तकों का ही अध्ययन आपको करना चाहिए। इसके बाद जब आप पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर लें, सारी पुस्तकें पढ़ लें, उसके बाद फिर आप जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यूज की भी और रिटर्न क्वेश्चंस की भी। ठीक है। लेखन का आपका अभ्यास होना चाहिए और शुरू से ही आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप इस विषय में कमजोर हैं, अर्थात अगर आप संस्कृत में लिखना नहीं जानते हैं, या संस्कृत में लिखते समय आपसे व्याकरणात्मक त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, तो आपको शुरू से ही, अर्थात आज से ही, अगर आप तैयारी करें तो आज से ही इस कार्य के लिए आपको लग जाना चाहिए, आपको अभ्यास करते रहना चाहिए।
इसके बाद अब पाठ्यक्रम का एक बार विश्लेषण करते हैं। पाठ्यक्रम में क्या क्या है, व्याकरण का कितना है, साहित्य का कितना है और अन्य वेद आदि का कितना भाग हमें पढ़ना है, ये सारी चीजें जानते हैं। इसके बाद विशेष चर्चा करेंगे कि हमें संस्कृत में उत्तर लिखने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई विद्यार्थी बिल्कुल न्यू है इस फील्ड में, मतलब संस्कृत का लेखन अभ्यास बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से उसको शुरुआत करनी चाहिए संस्कृत लेखन में। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम जानेंगे आगे। तो 4 भागों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से वो 4 भाग हैं? भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। ठीक है, इस तरह से 4 भागों में डिवाइड किया गया आपका पूरा सिलेबस। सबसे पहले है भाग का व्याकरण, जिसमें आपको लगा हुआ है शब्द रूपों में राम, मति, नदी, हरि, गुरु, वधु, मधु, पितृ, मातृ, वारी, गो, भगवत, जगत, आत्मन, पथिन, विद्वस, सर्व, किम, तद, एतद, इदम, अस्मद, युष्मद। शब्द रूपों से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं? प्रायः इनसे कोई ऐसी संभावना होती नहीं कि इनसे अलग तरह का या कोई घुमावदार प्रश्न पूछ लिया जाए या कंफ्यूज करने वाला प्रश्न पूछ लिया जाए। इसमें तो आपको सारे रूपों को अच्छी तरह से याद रखना है। वहां पर प्रश्न इस तरह का ही बनेगा कि वधु शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, या फिर सुमेलयत मिलान वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछ लिए जाएंगे, या इनमें से समीचीन कौन सा है, असमीचीन कौन सा है, सत्य असत्य क्या है। ये सारी चीजें इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं शब्द रूपों से। ठीक है, सेम ऐसे ही धातु रूपों में पठ, पच, भू, क्री, अस, अद, हन, दिव, तन, तुद, रुद, क्री, चुर, सेव, लब, इन सभी धातुओं को याद करना है। इन सभी के धातु रूप याद करने हैं सिर्फ 5 लकारों में, लट लकार में, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकारों में। ठीक है, इनसे भी प्रश्न उसी तरह से बनते हैं जैसे एस्टेट आदि में बनते हैं या अन्य परीक्षाओं में बनते हैं। कोई विशेष तरह का प्रश्न तो इनसे नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको शब्द रूप और धातु रूप पूरी अच्छी तरह से याद है, अगर आप तुरंत बता सकते हैं कि इस विभक्ति का इस वचन में क्या रूप बनेगा, या धातु रूपों में इस पुरुष में ये वचन कौन सा है, ठीक है, मध्यम पुरुष में कौन सा रूप बनेगा, प्रथम पुरुष में कौन सा रूप बनेगा, उत्तम पुरुष में क्या रूप बनेगा, कौन से लकार में क्या रूप बनना है, ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर हैं, अच्छी तरह से आपने धातु रूपों को रट लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आप बहुत आसानी से इससे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। शब्द रूपों से, धातु रूपों से जो लिखित प्रश्न होंगे वो तो प्रायः नहीं आएंगे, क्योंकि इनसे तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वही बन पाते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए जो 10 प्रश्न हैं उनके लिए तो और पाठ्यक्रम काफी है साहित्य आदि का, शायद उन्हीं से वो प्रश्न तैयार होंगे। कारक परिचय में जो सूत्र आदि हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण के, उनसे प्रश्न हो सकते हैं रिटर्न भी। ठीक है, लिखित भी। कैसे? जैसे आपको बोल दिया गया किसी एक सूत्र की व्याख्या करनी है उदाहरण सहित। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। सप्तमी विभक्ति से संबंधित कुछ मुख्य सूत्रों को लिख करके उनकी व्याख्या कीजिए, इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। तो सूत्रों वाला जो पाठ्यक्रम हम व्याकरण में पढ़ते हैं, जैसे कारक आदि का हो गया या फिर अन्य कोई भी समास आदि का, तो वहां पर आपसे लिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिनमें आपको उत्तर संस्कृत में लिखना है। केवीएस में कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसका सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकता मैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं है, कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं, किस तरह का उनका स्तर था, ये सारी चीजें तय करती हैं। ठीक है, तो मैं बस इतना ही वो दूंगा आपको सुझाव कि अगर आपको लगता है कि आप 1/3 प्रश्न कर पाए हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पहले वाले पेपर में जो अभी आप दे के आए हैं उसमें आपने 1/3 अच्छा कर लिया, 1/3 स्कोर आपका हो जाएगा, तो आप इस एग्जाम की तैयारी करो, अच्छे तरीके से करो, आपको पक्का बुला लिया जाएगा। ठीक है, वैसे सभी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, सभी कर सकते हैं, लेकिन 1/3 नंबर भी अगर आप कहेंगे 33 या 35% तक भी, तो भी ठीक है, इतना स्कोर अच्छा है। नहीं, एचटेट वाली क्लास नहीं है पीवाईक्यूज की आज। इसके बाद है कारक परिचय। कारक परिचय में आपको कारक प्रकरण ही पढ़ना पड़ेगा पूरा, जो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, क्योंकि कहीं से कोई सूत्र पूछा जा सकता है। और वैसे भी इस कारक प्रकरण को पढ़ने का फायदा आपको लिखित परीक्षा में भी हो जाएगा। जो आपको प्रश्नोत्तर लिखने हैं उनमें आपको समझ हो जाएगी कि कौन से कारक, कौन सी विभक्तियां किस तरह से कहाँ पर लागू होती हैं वाक्यों में। ठीक है, वाक्य प्रयोग करना आपको आ जाएगा।
तो कारक प्रकरण आप ये मान के चलिए कि आपको कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूरा पढ़ लेना है। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। कुछ प्रमुख प्रत्ययों का आपको अध्ययन करना है, जिनमें त्वा, तुमुन, ल्यप, क्षत्रि, शानच, तक, तवतु, अनियर, तव्य, तव्य, त्व, तल, ठक, मतुप, टाप और गीप। ठीक है, ज्यादा बड़ा पाठ्यक्रम है नहीं ये। ठीक है, कुछ प्रत्यय हैं मुख्य मुख्य। इसी भाग का कुछ भाग और है व्याकरण का, जिसमें आपको अव्ययों का अध्ययन करना है। उच्चैः च, श्वः, ह्यः, अधः, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीं, अधुना, सम्प्रति, साम्प्रतं, यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतः, ततः, यदि, तर्हि, यावत्, तावत्। इन सभी अव्ययों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात किस धातु या फिर किस शब्द से कौन सा प्रत्यय लग करके यह अव्यय बना, इसका क्या अर्थ होगा, और वाक्यों में इसका प्रयोग किस तरह से होगा, यह आपको पता होना चाहिए। जैसे अत्र, तत्र, यत्र इत्यादि जो शब्द हैं ये सप्तमी के अर्थ में प्रयोग होते हैं। ऐसे ही इतः, तथा इत्यादि पंचमी के अर्थ में प्रयोग होते हैं। ऐसी अपि, भी और क्या के अर्थ में प्रयोग होता है। तो किस अर्थ में कौन सा अव्यय प्रयोग किया जाता है, वाक्यों में इसका प्रयोग कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको अव्यय के अध्ययन करते समय जाननी है। संधि आपको तीनों प्रकार की लगी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, लेकिन सारी संधियां नहीं पढ़नी है। स्वर संधियों में सिर्फ दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ठीक है, पूर्व, पररूप और प्रकृति भाव इत्यादि संधियां नहीं है स्वर संधियों के अंतर्गत। व्यंजन संधियों में भी आपको सिर्फ जस्त्व, अनुस्वार और परसवर्ण पढ़ना है। ठीक है, बाकी जो भी पूर्व सवर्ण या फिर श्रुत्व आदि संधियां थी वो सब आपको नहीं पढ़नी। ठीक है, तीन ही संधियां आपको व्यंजन संधियों में पढ़नी है। विसर्ग संधि के अंतर्गत लगभग ये सारी ही विसर्ग संधि पढ़नी है। उत्व, रत्व, सत्व, विसर्ग, लोप। विसर्ग के स्थान पर स, श, श किस प्रकार होता है, कौन कौन से उसके सूत्र हैं, ये सारा अध्ययन आपको विसर्ग संधि के अंतर्गत करना है। विशेष रूप से आपको संधियों के उदाहरणों पर ध्यान देते हुए तब पढ़ना है। समास आपको सारे लगे हुए हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, नए तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। 22 उपसर्गों का अर्थ जानना है आपको। ठीक है, 22 उपसर्ग हैं, वो क्रिया के साथ लग करके किस अर्थ को देते हैं, क्रिया का क्या अर्थ परिवर्तन हो जाता है उपसर्ग को लगने से। ठीक है, जैसे असमन्तात आदि, आंग उपसर्ग समन्तात अर्थ में होता है। इस तरह से आपको अध्ययन करना है। संख्या, संख्यावाची जो शब्द हैं 100 तक आपको, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश इत्यादि 100 तक आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनमें ज्यादा ज्यादा किस तरह के प्रश्न बनेंगे कि 89 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, इस तरह से, इस तरह के प्रश्न बनेंगे आपको। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए 100 तक की सभी संख्याएं। तो ये बहुत सरल है इतना तो। व्याकरण में आपको मुख्य रूप से कारक प्रकरण पर ध्यान देना होगा, और ये संधियां और समास, ये तीन टॉपिक तो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जिनसे जो लिखित परीक्षा के प्रश्न हैं संस्कृत में लिखना होगा, उनसे भी प्रश्न आ सकते हैं। मतलब यहां से आपसे सूत्र पूछ करके कि इस सूत्र की व्याख्या कीजिए, इसके उदाहरणों को भी लिखिए और सिद्ध कीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसलिए व्याकरण के भाग में ये तो हो गए इंपॉर्टेंट। बाकी जो अव्यय हैं, शब्द रूप, धातु रूप हैं, उपसर्ग आदि हैं, संख्याएं हैं, इनसे तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, एमसीक्यूज हैं, वही बनेंगे। इसके बाद भाग ख, जो दूसरा भाग है इस पाठ्यक्रम का, वो वाक्य रचना से संबंधित है। एस्टेट की क्लास कब से होगी यूट्यूब पर? डेली होती है लेकिन आज नहीं है। तो भाग क में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे व्याकरण में, तो भाग क में निर्धारित व्याकरण बिंदुओं के प्रयोग पर आधारित शुद्ध और अशुद्ध का निर्णय इस भाग ख में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे आपने वहां पर संधियां पढ़ी, तो यहां पर आपको वाक्यों में संधियों को प्रयोग करके बता करके आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, और उनमें से आपको छांटना होगा कि कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। या फिर धातु रूप, शब्द रूपों से संबंधित, अव्ययों से संबंधित प्रश्न। इसी तरह से जो भी कुछ भाग क में आपने पढ़ लिया व्याकरण का, उसमें शुद्ध और अशुद्ध से आधारित निर्णय यहां पर करने हैं वाक्य रचना में। ठीक है, भाग ख में। इसके बाद अपठित अनुच्छेदों का अवबोधन।
आपको कोई एक अपठित गद्यांश आएगा संस्कृत में, ठीक है, जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है कि पढ़ा हुआ हो किसी नाटक आदि का, या फिर किसी कोई स्टोरी आदि पंचतंत्र या वहां से दे दी जाती है, ठीक है, हितोपदेशीय पंचतंत्र से कोई स्टोरी दे दी संस्कृत की, या कहीं दूसरी जगह से अनुच्छेद दे दिया, उसको आपको समझना है। उसका अनुवाद करने के लिए कहा जा सकता है कि आप उसका अनुवाद कीजिए हिंदी या संस्कृत में, हिंदी से संस्कृत में भी किया जा सकता है, या फिर संस्कृत से हिंदी में भी, और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको देने हैं, ठीक है, प्रश्नोत्तर एमसीक्यूज, मतलब बहुविकल्पीय होंगे। लघु संस्कृत निबंध, इससे जो प्रश्न बनेंगे वो लिखित वाले बनेंगे, ठीक है, जिनमें आपको लिखना होगा संस्कृत में। तो ये संस्कृत भाषा से संबंधित निबंध और साहित्य से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, संस्कृति से तात्पर्य है कि संस्कृत भाषा का वर्तमान में क्या प्रासंगिक प्रयोजन क्या है, या उसका क्या महत्व है, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में संस्कृत का क्या महत्व है, ये सारे प्रश्न इस तरह के आपको तैयार करके जाने पड़ेंगे परीक्षा के लिए, ठीक है। तो इस तरह से लघु संस्कृत निबंध कुछ तैयार करने हैं, तो इन गिने चुने ज़्यादा ज़्यादा 10 निबंध इस पर होंगे। उन 10 निबंधों को अगर आप अच्छी तरह से तैयार करके चले जाते हैं तो आपका ये पाठ्यक्रम तैयार है। इसके बाद भाग ग, तीसरा भाग जो है वो काव्यांश से संबंधित है, जिसमें रघुवंश महाकाव्य, इसका प्रथम सर्ग आपको पढ़ना है 1 से 25 श्लोक तक। अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका चतुर्थ अंक पढ़ना है। प्रतिमा नाटकम का तृतीय अंक पढ़ना है। नीति शतकम संपूर्ण पढ़ना है। भगवत गीता का द्वितीय अध्याय पढ़ना है। ये जो पाठ्यक्रम है आपका काव्यांश से संबंधित है। इसके बाद जो चतुर्थ भाग है आपका गद्यांश वाला, उसमें आपको सुखनाशोपदेश लगा हुआ है, जिसको प्रारंभ से लेकर लक्ष्मी वर्णन के प्रसंग स्वल्प सत्वम अनुमति करोति यहां तक पढ़ना है। सुखनाशोपदेश को पूरा नहीं है। शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास पढ़ना है। कवि परिचय आपको लगा हुआ है, कालिदास, भास, भवभूति, माघ, शूद्रक, भारवी, श्रीहर्ष और भर्तृहरि, इनका जीवन परिचय और इनकी जो भी रचनाएं हैं उनसे संबंधित सारा परिचय आपको तैयार करना होगा कवि परिचय के अंतर्गत। संस्कृत सुभाषित, सूक्तियों का ज्ञान और प्रसिद्ध कथन यहां पर तैयार आपको करने हैं, ठीक है। जो भी काव्यों से संबंधित या ग्रंथों से संबंधित सूक्तियां हैं, विशेष मंत्रांश आदि हैं, उनको पढ़ना होगा। और प्रसिद्ध कथन जैसे कवियों के विषय में कहे जाते हैं, जैसे उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः, या फिर इससे जुड़े हुए अन्य प्रश्न हो गए, अन्य जो कथन हो गए प्रसिद्ध, जो कवियों के संदर्भ में कहे जाते हैं, लेखकों के संदर्भ में कहे जाते हैं, ठीक है, या किसी विशेष काव्य या फिर ग्रंथ के संबंध में भी कहे जाते हैं, ऐसे प्रसिद्ध कथनों को संग्रहित करके आपको पढ़ना होगा। छंदों में आपको अनुष्टुप, उपजाति, वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, शक्धरा और शार्दूल विक्रीडित, इन सभी छंदों का अध्ययन करना है। इनके लक्षण अच्छी तरह से याद करने हैं और इनके उदाहरण, ठीक है, लक्षण और उदाहरण दोनों को तैयार करना है छंदों के अंतर्गत। अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, अर्थांतर, अन्यास, इन सभी अलंकारों को पढ़ना है। इनसे संबंधित जो भी इनके लक्षण आदि हैं, ठीक है, जो भी इनकी पहचान है उसको ध्यान रखना है। इनसे संबंधित जितने उदाहरण हो सकते हैं उनको समझना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अलंकारों का जो उदाहरण आपने पढ़ा है तैयारी करते समय, जरूरी नहीं कि वही उदाहरण वहां पर पूछ करके कहा जाए कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसलिए आपको एक ऐसी पहचान समझनी होगी अलंकारों में कि अनुप्रास अलंकार होता कब है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होगी संस्कृत की, कि आप उसके अर्थ को समझ सकें या उसके पदों को अलग अलग कर सकें, पद विग्रह कर सकें, तब ये अलंकार वाला पाठ्यक्रम आपके लिए सरल हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी अलंकारों का भी अध्ययन आपको करना है। इसके बाद वैदिक साहित्य में आपको चारों वेदों का सामान्य परिचय, ईशोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद, इनको मूल भाग पढ़ना है, ठीक है, मूल भाग से। ईशोपनिषद में 18 मंत्र हैं, तैत्तिरीयोपनिषद भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। इन दोनों उपनिषदों को तैयार करना है मूल से। चारों वेदों के सामान्य परिचय में आपको चारों वेदों से संबंधित जो भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके आरण्य ग्रंथ हैं, उनसे संबंधित उपनिषद हैं, उनसे संबंधित कल्प सूत्र हैं, और चारों वेदों के आचार्य, उनके ऋत्विग, उनसे संबंधित जो भी शाखाएं आदि हैं, चारों वेदों की शाखाएं,
और जो भी विशिष्ट सूक्त आदि, उनकी विषय वस्तु, चारों वेदों की, ये सारी चीजें आपको चारों वेदों की सामान्य परीक्षा में पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पाठ्यक्रम है संस्कृत की मुख्य परीक्षा के लिए, टायर 2 के लिए। ठीक है, इसके बाद आप संस्कृत लेखन की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको 10 प्रश्न हैं जो आपको संस्कृत में लिखने हैं। तो इन 10 प्रश्नों को आप कैसे लिख पाएंगे अच्छी तरह से, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो लिख लेते हैं, जिनका लेखन का अभ्यास अच्छा है, वो तो ठीक है। जिनको लिखने का अभ्यास नहीं है, अभी तक नहीं लिखा है या ज़्यादा नहीं लिखा है, ठीक है, गलतियां होती हैं लिखने में, संस्कृत लिखने में, तो उन विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक तैयारी करनी पड़ेगी पहले। ठीक है, जैसे आपको शब्द रूप और धातु रूपों का ज्ञान होना चाहिए, जो बेसिक है। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप कैसे चलते हैं, ठीक है, इकारांत पुल्लिंग रूप कैसे चलते हैं, उकारांत पुल्लिंग रूप कैसे चलते हैं, इसके लिए आपको एक एक शब्द रूप याद करना है सभी का। जैसे अकारांत में आपने राम को याद किया, अब राम शब्द रूप के आधार पर ही बाकी जितने भी अकारांत पुल्लिंग होंगे सब चलेंगे। ठीक है, फिर कृष्ण के लिए अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि राम शब्द रूप भी पढ़ो, कृष्ण भी पढ़ो, बालक भी पढ़ो, या फिर अन्य जो भी अकारांत है वो भी पढ़ो, जरूरी नहीं है। सिर्फ एक आपने अकारांत पुल्लिंग पढ़ लिया। ऐसे ही हरि शब्द रूप अगर आपने पढ़ लिया, तो हरि शब्द रूप के तुल्य ही बाकी जितने भी इकारांत पुल्लिंग होंगे, जैसे वाल्मीकि हुआ, मुनि हुआ, कवि हुआ, ठीक है, इस तरह के सभी इकारांत पुल्लिंग रूप बिल्कुल हरि की तुल्य चलेंगे। तो आपको सिर्फ हरि शब्द रूप याद करना है। ऐसे गुरु उकारांत पुल्लिंग हो गया, तो गुरु अगर आपने याद कर लिया तो साधु आदि शब्द अपने आप ही आ जाएंगे आपको। इसी तरह से ऋकारांत एक याद कर लो। ठीक है, ये हो गया। ठीक ऐसे ही स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग, जैसे लता पढ़ लिया तो लता के तुल्य ही रमा आदि चलेंगे, बालिका आदि के रूप चलेंगे, या अन्य जो भी आकारांत स्त्रीलिंग रूप होंगे सब बिल्कुल उसी के तुल्य चलेंगे। ऐसे ही एक आपने नदी शब्द रूप याद कर लिया तो उसी के तुल्य जितने भी दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग होते हैं वो चल जाते हैं। इसी तरह से मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको गिने चुने कोई 10-15 शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। उन 10-15 शब्द रूपों को अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप विभक्तियों में अपने आप उनको परिवर्तित कर सकते हैं, जो भी आपको संस्कृत में लिखना होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आपको ट्रांसलेट करना है, वाल्मीकि की 4 कृतियां हैं, तो आप वाल्मीकि की इसको कैसे अनुवाद करोगे, जब आपको वाल्मीकि शब्द के रूप आते होंगे। ठीक है, आपको इतना तो पता है कि संबंध में षष्ठी होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वाल्मीकि शब्द का षष्ठी युक्ति में क्या रूप बनेगा। तो जब आप हरि शब्द रूप पढ़ लोगे और आपको ये पता चल जाएगा कि वाल्मीकि शब्द भी हरि के तुल्य चलता है, इकारांत पुल्लिंग है, तो आप जैसे हरे बनाओगे ऐसे ही वाल्मीके ऐसे बनाओगे। ठीक है, ऐसे धातु रूपों में आपको मुख्य मुख्य जो भी धातु रूप हैं, जिनका ज्यादा प्रचलन है, वाक्यों में जो ज्यादा प्रयोग होते हैं, उनको याद करना होगा। इनमें आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं प्रयास। जैसे धातु रूप में अगर आपने लट्लकार कर लिया, ठीक है, अब जो भूतकाल के रूप आपको बनाने हैं, उनमें अगर आप धातु रूप याद ना करो, क्त और क्तवतु प्रत्यय याद कर लो। ठीक है, क्त क्तवतु प्रत्यय लगा करके किस तरह से रूप बनते हैं। जैसे क्री धातु का आपको लंग लकार याद नहीं है, ठीक है, भू धातु का आपको लंग लकार याद नहीं है, तो आप भू धातु से, क्री धातु से, या अन्य किसी भी धातु से क्त या क्तवतु प्रत्यय लगा करके उनका भूतकाल वाला क्रियापद बना सकते हो और वाक्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे गम धातु से लंग लकार में क्या रूप बनता है, गच्छम, तो अहम अगच्छम, इसका अर्थ हुआ मैं गया। ठीक है, या फिर सह अगच्छत, वह गया। इस तरह से हमने यहां पर लंग लकार का प्रयोग कर लिया, ठीक है, भूतकाल के लिए। अब अगर आप लंग लकार नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप इनके स्थान पर तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। क्या, गम धातु से तवतु प्रत्यय लगाओ, अहम गतवान, या फिर सह गतवान। ठीक है, यहां पर आपको पुरुषों का भी ध्यान नहीं रखना पड़ता कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है या कौन सा है। ठीक है, सब जगह गतवान ही होगा, बस आपको यहाँ पर लिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, सहगतवान, सहगतवती, सागतवती इत्यादि। तो अगर आप लंग लकार नहीं याद करते हैं
संस्कृत लिखने के लिए कह रहा हूं, वैसे तो आपको याद रखना पड़ेगा परीक्षा के लिए, तो वहां पर जब आप याद कर ही लेंगे तो आपके लिए संस्कृत लेखन आसान हो ही जाएगा। ठीक है, तव्यत एवं अनियर प्रत्ययों को अगर आप पढ़ लेंगे तो विधिलिंग लकार को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि विधिलिंग लकार का जो अर्थ होता है वो भी चाहिए अर्थ होता है। ठीक है, भवेत होना चाहिए, गच्छेत जाना चाहिए, सेम वही अर्थ तव्यत और अनियर प्रत्ययों का भी होता है। ठीक है, गंतव्यम जाना चाहिए, कर्तव्यम करना चाहिए, ठीक है, करणीयम गमनीयम, इनके भी वही अर्थ हैं जो विधिलिंग लकार में अर्थ होते हैं। ठीक है, धातु रूपों के। तो बहुत थोड़े से धातु रूप भी अगर आप याद कर लेते हैं तो भी आपकी संस्कृत लेखन की तैयारी अच्छी हो सकती है। इसके बाद कारक और विभक्ति से संबंधित सामान्य नियम आपको आने चाहिए। सामान्य नियम से तात्पर्य है कि जैसे कारक से संबंधित सामान्य नियम, नमः के योग में कौन सी विभक्ति रहेगी, सह के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ये ठीक है। कारकों के संदर्भ में कर्म कारक कहाँ होता है, कर्ता कारक कहाँ होता है, करण कारक कहाँ होता है, ठीक है, संप्रदान कारक संज्ञा किसकी होगी, वो सारी स्थितियां आप वाक्यों में घटित कर पाए, इस तरह से आपको सामान्य नियम समझने होंगे, जानने होंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ और प्रत्यय हैं जो अनुवाद करते समय आपको उसमें आसानी होगी। ठीक है, जब आप अनुवाद करेंगे तो त्वा लियप क्षत्रि शानच ल्यूट तीन घय अणुल इत्यादि कुछ प्रत्यय हैं मुख्य मुख्य, इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं, इनको अच्छी तरह से जान लेते हैं तो आप अनुवाद में इनका प्रयोग कर सकते हैं और आपका अनुवाद तैयार हो जाएगा। ठीक है, इससे आप संस्कृत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो अगर आपको अब हिंदी में भी पता है, मान के चलिए कि आपको कोई प्रश्न आया, उसको उसका जो उत्तर है वो आपको हिंदी में तो पता है लेकिन आप उसको संस्कृत में नहीं लिख पा रहे, तो फिर इस सारी तैयारी को करके आप अगर ये सारी चीजें आप कर लेते हैं, बेसिक रूल्स और शब्द रूप धातु रूप ये सब सीख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आसानी से आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, हिंदी को संस्कृत में। लिंग विभक्ति वचन पुरुष लकार आदि का यथावत प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, लिंग से संबंधित क्या नियम होते हैं, स्त्रीलिंग में क्या नियम होंगे, पुल्लिंग में कैसे रूप बनेगा, क्रियापद कैसे चेंज होंगे, या फिर विभक्ति आदि कैसे अलग अलग होंगी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वचन पुरुष मध्यम पुरुष में क्या रूप बनेगा, प्रथम में क्या बनेगा और उत्तम में क्या बनेगा, ये सारी चीजें, लकारों से संबंधित नियम, ये सब आपको आने चाहिए और आपको इनका वाक्य में प्रयोग करना आना चाहिए, इनके अर्थ सहित। ठीक है, यानी विधिलिंग लकार का प्रयोग कहाँ होगा, किस वाक्य में होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो चाहिए अर्थ में होता है, अगर कहीं आज्ञा वाला अर्थ है तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग होगा, ये सारी चीजें आपको जाननी होंगी। अव्ययों का सामान्य अध्ययन और अर्थानुसार उनका वाक्य में प्रयोग, तो ये सारा पाठ्यक्रम अगर आप पहले तैयार कर लेते हैं या साथ साथ इसको तैयार करके अपने लेखन के अभ्यास को शुरू करते हैं तो आप इन 10 प्रश्नों को भी बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। और जिन विद्यार्थियों ने ये 10 प्रश्न बहुत अच्छी तरह से कर लिए संस्कृत में, तो फिर यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है, रीजन, क्योंकि संस्कृत वाले विद्यार्थियों में यही कमजोरी होती है कि वो अच्छी तरह से पढ़ते हैं, सारी चीजें जानते हैं, लेकिन जब संस्कृत में लिखने की बारी आती है तब वो संस्कृत में अच्छी तरह से नहीं लिख पाते। ठीक है, त्रुटियां करते हैं। तो अगर आप अभी से अपनी तैयारी इस और ज्यादा कर लो, इस और मजबूत कर लो, ठीक है, तो फिर बड़े आराम से आप संस्कृत में प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे। ठीक है, चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो केवीएस से रिलेटेड? सर समास करवा दो। हाँ जी, एस्टेट का जो भी पीवाईक्यूज है या टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हैं, टॉपिक वाइज तैयारी है, ठीक है, शीर्षक सहित वो सब चलती रहेगी। ठीक है, लगातार, कोई बात नहीं। एस्टेट की क्लास कब से होगी यूट्यूब पर? पीवाईक्यूज चल तो रहे थे, बस आज ही तो नहीं चले हैं। है कोई प्रश्न किसी का? अगर है तो पूछ सकते हैं आप। केवीएस से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई संदेह मन में हो। ठीक है, तैयारी आप सभी को करनी चाहिए, जिन्होंने पहले पेपर को उसको टायर 1 का एग्जाम दे दिया है, उन सभी विद्यार्थियों को इसकी भी, संस्कृत की भी तैयारी करनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ पता नहीं है किन विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। 5,529 पद हैं और इन्होंने कहा है कि 500, इससे 10 गुना ज्यादा को बुलाएंगे। तो अगर 529 पद हैं
तो 10 गुना ज़्यादा यानी 5,290 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 5,290 बहुत होते हैं। ठीक है, इतने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और इसमें से छांटे जाएंगे। फिर जब साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, इसके बाद फिर साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, उसमें 3 गुना विद्यार्थी रहेंगे। अर्थात अगर मान के चलिए कि 529 विद्यार्थियों को सेलेक्ट करना है, तो इंटरव्यू के लिए किन विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा? 529 गुना 3, ठीक है, लगभग 1600 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक, 5,290 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा इसके संस्कृत के एग्जाम के लिए, मुख्य एग्जाम के लिए, और इंटरव्यू के लिए लगभग 1600 विद्यार्थियों को। तो अच्छी संख्या में पद हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए, पूरी मेहनत से करनी चाहिए, पूरी परिश्रम से करनी चाहिए। और जब परिश्रम करते हैं तो परिश्रम सफल जरूर होता है। ऐसा नहीं होता कि परिश्रम हमने किया और वो सफल नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर परिश्रम पूरे मन से किया गया हो और साथ साथ सही दिशा में भी किया गया हो। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा परिश्रम होता है कि हम परिश्रम कर रहे हैं लेकिन गलत दिशा में कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ परिश्रम करना है, किस तरह से करना है, तो वो परिश्रम तो व्यर्थ हो जाता है। लेकिन अगर परिश्रम सही दिशा में भी किया गया है, अच्छी तरह से किया गया है, पूरी मेहनत से किया गया, तो फिर वो असफल नहीं होता कभी, वो फलदायी होता ही है परिश्रम। क्या आप केवीएस की तैयारी कराएंगे? जी, केवीएस की तैयारी मैं कराऊंगा। ऐप पर कोर्स जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा, शायद आज कल में ही, ऐसा है। बाकी निशा मैम बता देंगी, वहां से सूचना आ जाएगी आपको। ठीक है, चलिए ना, कोई और प्रश्न तो नहीं है किसी का? ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं कक्षा को। आप सभी का धन्यवाद। कर दीजिए तैयारी शुरू आज से ही, ठीक है। 42 क्वेश्चंस ठीक हैं, जनरल कैटेगरी क्या हो जाएगा, बड़े आराम से।